हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। चले भाई साहब, सो क्या क्या खत्म कर लिया हमने। हमारे पिछले लेक्चर में हमारा डिपॉजिट हमने खत्म कर चुका है सर। पूरा डिपॉजिट का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा था हमने, एक एक चीज देख ली थी, सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ी हैं सर। नोट्स भी बना लिए थे आखिरी में, साथ में हमारे खुद के नोट्स भी देख लिए थे। अब हम हमारे सब्जेक्ट के थोड़े से ऐसा स्लो वाले सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, विच इज करस्पॉन्डेंस। भैया ये करस्पॉन्डेंस का काम किसका है? हमने हमारे बचपन में देखा था, याद करो, बचपन में जाओ, हमने देखा था कि भैया एक सेक्रेटरी डायरेक्टर के साथ कैसे करस्पॉन्ड करता है। आपने बोला सर एक सेक्रेटरी अथॉरिटीज के साथ कैसे करस्पॉन्ड करता है। सर ये सारी चीजें हमने देख ली थी। कब देखी थी? हमारे बचपन में देखी थी सर। आपने बोला हमारा सेक्रेटरी एनसीएलटी के साथ कैसे करस्पॉन्ड करता है ना। तो ये सारी चीजें हमने हमारे बचपन में देखी थी और वही चीजें उठाकर हमें एक बार और यादें ताजा करवा दी हैं। फर्क यह है कि इस बार जिनसे हम करस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम मतलब अब जब भी मैं हम बोलूं तो समझ जाना कि मैं सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं। सर हमारा सेक्रेटरी करस्पॉन्ड करता है, करस्पॉन्ड करने की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे सेक्रेटरी की होती है। करस्पॉन्ड करना मतलब कम्युनिकेट करना वाया लेटर्स, लेटर्स के थ्रू करस्पॉन्ड कर रहा है सर, कम्युनिकेट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। किसी कंपनी ने आपको सेक्रेटरी अपॉइंट किया है और ये एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपकी ड्यूटी होती है कि भैया आपने इन सारे लोगों से, डायरेक्टर से, रेगुलेटरी अथॉरिटीज से, भाई एनसीएलटी से, आपके मेंबर्स से, इन लोगों से, डिबेंचर होल्डर्स से क्या करना है? आपने करस्पॉन्ड करना है, इन लोगों से कम्युनिकेट करना है। अब किन किन चीजों में हमें हमारे सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है, अब हम ये वाले सारे चैप्टर्स में देखने वाले हैं। अब जो आने वाले 3 चैप्टर्स हैं वो करस्पॉन्डेंस के ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आज हम हमारा 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। और जब भी ये करस्पॉन्डेंस की बात आए, एक चीज को अपना थंब रूल बना लो कि भैया करस्पॉन्डेंस कौन कर रहा है? हमारा कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है। किसके बिहाफ में कर रहा है? कंपनी के बिहाफ में कर रहा है। किससे कर रहा है वो अब हम देखेंगे। तो हमारा 6th चैप्टर बोलता है करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। अब हमने हमारे बचपन में ये भी देखा था कि मेंबर्स कौन होते हैं और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बंदा है हमारा सेक्रेटरी जो है, ये क्या कर रहा है? ये करस्पॉन्ड कर रहा है। करस्पॉन्ड कर रहा है यानी लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है सर। आओ देखते हैं एक बार क्या क्या देखने वाले हैं हम इस चैप्टर में। सर आपने बोला प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। सर मेंबर्स के साथ करस्पॉन्ड करते समय सेक्रेटरी को कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, ये सब चीजें हम हमारे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सर दूसरा आपने बोला ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे हमारे सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना पड़ सकता है हमारे मेंबर्स से। circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with the members। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हम स्पाइसमैन लेटर्स देखेंगे। कुछ ऐसे हमें एग्जाम्पल्स और कुछ इलिस्ट्रेशंस दे रखे हैं लेटर्स के, हम उसके बाद एक एक करके वो लेटर्स डिस्कस करेंगे। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा इंट्रोडक्शन। अब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कह रहा है? सर शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी। हमने देखा था कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? सर हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। उन्होंने क्या किया है? इस कंपनी में कैपिटल दी है, यानी इस कंपनी को पैसा दिया है। उसके बदले में इस कंपनी ने उन्हें क्या दिया है? इस कंपनी ने उन्हें
ओनरशिप दी है सर, उन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था कैपिटल में, ठीक है। अब एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बोल रहा है, हमारे सेक्रेटरी को बोल रहा है, सेक्रेटरी को, यानी अब समझो ये जो हमारा सेक्रेटरी है ना, ये एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन भी होल्ड करता है। आपने बोला ठीक है सर, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी द सेक्रेटरी comes into contact with all the members through correspondence, through letters। आपने बोला ठीक है सर, हमने हमारे सेक्रेटरी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला और ये बोला कि हमारा जो सेक्रेटरी है वो क्या करता है भैया, वो कांटेक्ट करता है हमारे मेंबर्स से थ्रू करस्पॉन्डेंस। ठीक है सर, सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स। सर सेक्रेटरी के हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं, सेक्रेटरी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेक्रेटरी डायरेक्टर्स के साथ उठता बैठता है, सेक्रेटरी डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में मिनट्स लिखता है, सेक्रेटरी मीटिंग्स को कंडक्ट करवाता है, सेक्रेटरी मेंबर्स से डील करता है। जो चीजें यहां पर मीटिंग में डिसाइड हुई हैं किसके द्वारा, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, इन सारी चीजों को कम्युनिकेट हमारे मेंबर्स को कौन करता है, हमारा सेक्रेटरी करता है। सर मीटिंग में बैठ के मिनट्स लिखता है ताकि हमारे मेंबर्स को पता चल सके कि हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या बातचीत हुई है, क्या डिसीजंस लिए गए हैं, क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या चीजें हमने बदली हैं या क्या क्या चीजें हमने सुधारी हैं। ये सारी चीजें कौन कम्युनिकेट कर रहा है हमारे मेंबर्स को, ये सारी चीजें हमारा सेक्रेटरी कम्युनिकेट कर रहा है। सर द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट एंड other informations to the members by through correspondence। सर ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहा है या उसके अलावा जो दीगर इंफॉर्मेशंस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस मेंबर्स को कौन बता रहा है, ये सारी चीजें मेंबर्स को हमारा सेक्रेटरी बता रहा है। और कैसे बता रहा है सर, करस्पॉन्ड करके बता रहा है क्या, लेटर्स भेज के बता रहा है क्या। आपने बोला जी हाँ सर, ये मेंबर्स के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, मेंबर्स को लेटर्स भेज रहा है। हमने बोला ठीक है सर, देखते हैं क्या भेजता है। ओके चल, नेक्स्ट हमने देखा द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स ऑफ द कंपनी। आपने बोला कि सर जब भी एक सेक्रेटरी क्या करेगा भैया, जब भी हमारा सेक्रेटरी मेंबर्स के साथ करस्पॉन्ड करेगा तो उसे बहुत केयरफुली और बहुत कॉशियसली यानी बहुत संभाल के क्या करना है सर, हमें करस्पॉन्ड करना है मेंबर्स के साथ। आपने बोला ओके चल नेक्स्ट। अब हमने देखा कि भैया क्या क्या प्रिकॉशंस हैं विच हैज टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। सर ऐसे कौन कौन सी चीजों का हमारे सेक्रेटरी को ख्याल रखना है जब वो हमारे मेंबर्स के साथ करस्पॉन्ड करेगा, तो एक एक करके ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। आपने बोला ठीक है सर, क्या कह रहा है ये, द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्ड विद मेंबर्स ऑन वेरियस ओकेजन्स। सर ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं जहां पे हमारे सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, हमारे मेंबर्स से करस्पॉन्ड करना पड़ता है। सर मिसाल के तौर पे आपने देखा कि जब भी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना होता है तो उस जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाने में सबसे ज्यादा रोल किसका रहता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सर हमारे सेक्रेटरी की रहती है। सर हमें मिनट्स बुक बनानी है क्योंकि हमारे मेंबर्स को देखना है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो ये वाला काम कौन कर रहा है, सर हमारा सेक्रेटरी कर रहा है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा सेक्रेटरी परफॉर्म करता है। ठीक है सर, while writing various letters the secretary should give due respect to the members, provide complete and करेक्ट इंफॉर्मेशन। सर सेक्रेटरी ने क्या करना है, सेक्रेटरी ने विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसने सारी चीजें जो भी वो प्रोवाइड कर रहा है किसे, हमारे मेंबर्स को, वो कैसी होनी चाहिए सर,
कंप्लीट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन वो पास कर रहा है किसे, मेंबर्स को, वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। आपने बोला ठीक है सर, इतना कर लेगा हमारा सेक्रेटरी, उसको हमने ऐसे ही सेक्रेटरी नहीं बनाया है, समझदार है वो। आपने बोला हाँ समझदार तो बहुत। भाई गायब हो गई बॉटल, देखो जादू दिख रहा है। भाई गायब हो गई, क्या बात। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। Thus, writing letter to the members is challenging task. आपने बोला कि सर मेंबर्स को लेटर लिखना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्निक्स। सर आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि आप में से कुछ लोग सीए बनेंगे, आप में से कुछ लोग सीएस बनेंगे, आप में से कुछ लोग लॉयर्स बनेंगे, एडवोकेट्स बनेंगे, तो आपने भी कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए ना। तो आपने बोला हाँ सर। अब ये कौन कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं एक कंपनी सेक्रेटरी में होने के लिए, वो हम एक एक करके देखने वाले हैं। सर सबसे पहले तो उसने क्या करना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन पास करनी है। सर देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स। सर करेक्ट तो होनी ही चाहिए, साथ में अप टू डेट होनी चाहिए और फैक्चुअल होनी चाहिए। हवाबाजी नहीं चलेगी सर, ये नहीं चलेगा कि जाके हमारे मेंबर्स को कुछ भी बातें कर रहे हैं, नॉन फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, जो बात सच नहीं है वो भी बात बोल रहे हैं, उनको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट नहीं है, उसमें कुछ तो भी फेरबदल कर दिया आपने। सर ऐसा नहीं चलेगा। और उनको अप टू द डेट, यानी आपने सारी चीजों को अपडेट करके, सारी चीजें एक साथ कंपाइल करके आज तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने उनके सामने रखनी है। आपने बोला ठीक है सर। ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब भी आप कोई फैक्ट्स या फिगर्स दे रहे हैं, मान लो हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं उनसे, आप उनसे हमारे अकाउंट्स वगैरह डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फैक्ट है कंपनी का जो आप हमारे मेंबर्स से डिस्कस कर रहे हैं, मेंबर्स को पास ऑन कर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि भैया वो एकदम सही हो, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो उसमें कुछ, वो एकदम केयर के साथ होना चाहिए, आपका ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए उसमें, यानी आपने बार बार उस चीज को चेक किया है और अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई किया है कि हाँ ये चीज सही है, दिस कैन बी पास ऑन, दिस थिंग कैन बी पास ऑन टू द members of the company, then only you can pass these facts or the figures. आपने बोला ठीक है सर। अब ल्यूसिड लैंग्वेज, ल्यूसिड लैंग्वेज क्या कह रहा है सर? सर आपने बोला सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड्स। ल्यूसिड लैंग्वेज यानी सर बहुत बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स यूज कर रहा है। अब सर मेंबर्स के बारे में हमने देखा कि मेंबर्स ना बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। सर आपने बोला कि ऐसे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कम पढ़े लिखे हुए होते हैं। सर आपने एक बढ़िया फैंसी सा लेटर लिख दिया उन लोगों को और उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सर आपने जो भी लिखा ना उन्हें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना है सर। आपने एज अ सेक्रेटरी यू मस्ट यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल while writing the letter to the members। आपने बोला कि भैया तू ना सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल कर, ठीक है, तू ना सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल कर। भैया तेरे में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब तू लिखे, जब तू करेस्पॉन्ड कर रहा है लेटर के थ्रू, तो सामने वाला तेरा लेटर पढ़ के कन्विंस हो जाना चाहिए, ठीक है, सामने वाला तेरे लेटर्स पढ़ के कन्विंस हो जाना चाहिए। और तुझे टेक्निकल वर्ड्स, लॉन्ग सेंटेंस अवॉइड करना है। क्या करना है?
ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल मत कर, ऐसे वर्ड्स यूज कर जो हमारे सारे मेंबर्स को समझ में आ जाए। ठीक है, अब समझो इससे क्या होगा, इससे हमारे मेंबर्स को ईज होगी अंडरस्टैंड करने में वो चीज जो तू कन्वे करना चाह रहा है। अब मान लो आपने एक बढ़िया सा फैंसी सा लेटर बना दिया जिसमें आपने बहुत बड़े बड़े बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स यूज किए हैं और आपने मेंबर्स को भिजवाया, मेंबर्स को समझ में ही नहीं आ रहा। सर क्या मतलब निकला, मुझे ये बताओ, कोई मतलब निकला? सर आपने बोला कि तूने लेटर भेजा क्यों भाई, जब तेरे को यही था कि तेरे को समझाना ही नहीं है हमें, तो तूने लेटर भेजा क्या, पर्पस फुलफिल ही नहीं हुआ सर उसका। आपने बोला तो जब भी तुम लेटर लिखो तो तुम्हें ऐसा सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आपने जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो लॉन्ग सेंटेंस है ना, इन्हें अवॉइड करना है। आपने बोला ठीक है सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। अब ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्या है? सर आपने बोला कि सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाईज। आपने बोला कि सर मेरे सेक्रेटरी को ना आज से 4 दिन बाद एक रिप्लाई देना था, हमारा सेक्रेटरी भूल गया। या फिर इसे ऐसे समझो कि मेंबर्स ने किसी चीज की डिमांड की थी, मान लो मेंबर्स ने रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स इंस्पेक्ट करने के लिए किसी मेंबर ने आपको एप्लीकेशन भेजा था कि सर मुझे ना रजिस्टर ऑफ द मेंबर को इंस्पेक्ट करना है, तो ये चीज कौन देखता है? हमारा सेक्रेटरी देखता है। सर सेक्रेटरी ने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। अब वो मेंबर भाई साहब कंपनी पहुंच गया और डायरेक्टर्स के बाल नोचने लगा कि व्हाट इज दिस बिहेवियर। पूजा आप क्या कर रही हैं ये, आप हमारा रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं? हम इस कंपनी के ओनर हैं, भले ही वो बंदे के पास एक शेयर क्यों ना हो, लेकिन वो बाल नोचेगा आके, और फिर तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारी खाल नोच लेंगे कि भैया क्या है, तेरे को रखा क्यों है हमने। तो कभी भी सेक्रेटरी में ये क्वालिटी होनी चाहिए दैट ही शुड रिप्लाई प्रॉम्प्टली एज सून एज पॉसिबल। आपने देखना है सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाईज टू द लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स। एनी क्वेश्चन और क्वेरी रेज्ड बाय द मेंबर मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड बाय द सेक्रेटरी। सर अगर मेंबर्स की कोई भी क्वेरी है, अगर मेंबर्स की कोई भी उनको दिक्कत आ रही है या उनके पास उनके कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको क्या क्या भेजेंगे? आपको लेटर भेजेंगे, आपसे करस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेटर का रिप्लाई जो है आपने एज सून एज पॉसिबल प्रॉम्प्टली, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिप्लाई करना है। और ये काम कौन करेगा? ये काम हमारा सेक्रेटरी करेगा। तो हमको हमारे सेक्रेटरी को मेक श्योर करना होगा दैट द लेटर्स आर रिप्लाइड प्रॉम्प्टली। कंप्लेंट लेटर्स शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंड टू विदाउट एनी डिले। सर किसी मेंबर ने ना किसी चीज से रिलेटेड आपको कंप्लेन भेजी है, मान लो हमारा कोई मेंबर है जिसको डिविडेंड नहीं मिला है, उसने इस चीज की कंप्लेन आपको भेजी है, तो आपके सेक्रेटरी में यह चीज होनी चाहिए कि सर मैं हूं ना, मैं सॉल्व करवा के दूंगा ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्ट हिम, रिप्लाई हिम प्रॉम्प्टली कि भैया हमने आपका डिविडेंड भेजा था, या व्हाटसोएवर रीजन में भी हमने इस वजह से नहीं भेजा, या हमने भेजा था वो पहुंच नहीं पाया किसी वजह से, तो हम आपका जल्दी जो भी है मसला हल करवा देंगे। तो ये चीज सेक्रेटरी में रहनी चाहिए। आपने बोला सर सीक्रेसी, बचपन के दिनों में जाओ याद करो क्या बोला था हमने हमारे सेक्रेटरी को। हमने हमारे सेक्रेटरी को एक लकब दिया था, एक डेजिग्नेशन दिया था, एक उपाधि दी थी। क्या थी वो? भैया हमारा कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट्स। नाइस। ये तिरछा क्यों लिख दिए सर? ऐसे यार मन कर रहा था। तुम लोगों को ना हर चीज़ में दिक्कत है मेरी, मैं क्या करूं बताओ। इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है मेरी, तुम लोगों को ये भी नहीं पसंद आती यार। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट्स, ठीक है अब ठीक है। चलो
भैया हमने हमारे सेक्रेटरी को कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट्स बोला था। क्यों? क्योंकि हमारे सेक्रेटरी के पास ना बहुत सारी क्रूशियल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे सेक्रेटरी का उठना बैठना जो है ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों के साथ होता है। आपने बोला जब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों के साथ बैठ रहा है तो इनकी सारी बातों को सुन रहा है, सारी बातों पे अपना सजेशन दे रहा है, अपनी एडवाइस दे रहा है, तो इसके पास इंफॉर्मेशन बहुत होगी कंपनी की। जी हाँ सर, बहुत सारी क्रूशियल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स। सर उसे ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की उसने मेंबर्स से क्या नहीं करना है सर, शेयर नहीं करना है या फिर उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, द सेक्रेटरी शुड tactfully answer some letters without giving any secret information of the company। यहां पे ना उसे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है कि भैया हो सकता है कि मेंबर्स कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है, लेकिन वहां पे उसे उस चीज को प्रोसेस करना, उसे कंपाइल करना और उसे सोचना है कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं जिससे मेरे कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाए या वो रिलीज हो जाए मेरे मुंह से, गलती से मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरी जबान टूट गई भैया, लेकिन यहां पे तेरी जबान नहीं तेरे हाथ चलने चाहिए। तो तू अपने हाथों से ऐसा कुछ ना लिख दे जिससे कंपनी की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो तुझे पता है, जो तुझे सीक्रेट रखनी है, वो तू कहीं गलती से उनको ना कन्वे कर दे। आपने बोला ठीक है सर। आपने बोला सर 5th पॉइंट आता है हमारा पोलाइटनेस। सर हमारे सेक्रेटरी में ना पोलाइटनेस, कर्टेसी होना बहुत जरूरी है while he is corresponding with the members of the company। सर कैसी कर्टेसी? सर एक कर्टेसी लेटर शो सिंपैथी, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब आप कोई ऐसा लेटर लिखते हो जिसमें सिंपैथी दिख रही है, आपने रिस्पेक्ट दिखाई है, आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, तो ये एक अच्छा इंपैक्ट देता है सर। पोलाइटनेस दिखती है सर, आपने बोला कर्टेसी दिखती है सर, आपने बोला कि सर सामने वाले को लगता है हाँ कि दिस बंदा इज गुड, दिस बंदा कम्युनिकेट्स गुड, इसकी बातों में मिठास है सर, कर्टेसी है, आराम से बात करता है। आपने बोला सर ठीक है, पोलाइटनेस मींस यूज ऑफ कर्टियस लैंग्वेज। अ कंप्लेंट लेटर शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली, रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। सर आपने बोला कि तू कोई रूड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि तू क्या है, तू कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तू कंपनी के बिहाफ में मेंबर को क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो तुझे मेक श्योर करना है कि तू ऐसी कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे जिससे जो हमारे मेंबर्स हैं वो ऑफेंड हो जाएं। आपने बोला सर कान पकड़े ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कभी, मुझे मेरी नौकरी प्यारी है। चलो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में क्या कह रहा है सर ये, द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरीली फॉलो रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सर आपने रिलेवेंट प्रोविजंस को भी फॉलो करना है, उन्हें कंप्लाई करना है। आपने जब आप करस्पॉन्ड कर रहे हैं अपने मेंबर्स से तो आपने ध्यान रखना है कि आपका प्रोविजंस क्या कहता है इससे रिलेटेड। आपने बोला कि अगर आपके एक्ट ने कोई मेथड या फिर कोई तरीका आपको बताया है तो आपने उसको फॉलो करना है सर, विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एंड अदर रिलेवेंट लॉज व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। अब ये क्या कह रहा है सर, लेटेस्ट अमेंडमेंट, यानी अगर हमारे एक्ट में कोई अमेंडमेंट्स आए हैं, हमारे कंपनी के रूल्स या रेगुलेशंस को लेकर कोई चेंजेस आए हैं, तो ये चीज किसने, हमारे सेक्रेटरी ने करस्पॉन्ड करनी है मेंबर्स के साथ। अगर कोई हमारे दूसरे अदर रिलेवेंट लॉज में कोई अमेंडमेंट्स आए हैं या कोई चेंजेस आए हैं
तो हमें ये चीज किसको बतानी है, मेंबर्स को बतानी है। सर व्हाइल ड्राफ्टिंग दीज लेटर्स इफ नेसेसरी सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विद द लीगल एडवाइजर ऑन सर्टेन मैटर्स। आपने बोला कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें सेक्रेटरी को एक लीगल एडवाइजर की हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर जरूरत लग रही है, उसे लग रहा है कि भाई यहां पे मुझे लीगल असिस्टेंस की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो जाकर अपने लीगल एडवाइजर से बात कर लेगा और उससे कंसल्ट कर लेगा कि भैया मैं करस्पॉन्ड करने वाला हूं मेंबर्स से, तू मेरे को बता दे कि इनमें से कोई चीज है क्या जो मुझे यहां पे मेंशन करनी है। तो ये आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी जॉब के लिए अच्छा होगा। सर आपने बोला ठीक है। चलो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में क्या है, द राइटर शुड ड्यू द इंपॉर्टेंस एंड consideration to the reader and consider the problem of the member। सर यहां पे किसकी बात हो रही है, द राइटर यानी सेक्रेटरी जो लिख रहा है, should due the importance and consideration to the reader and consider the problems of the members। सर आपने ये कह रहा है कि भैया तू जो लेटर लिख रहा है ना, तूने क्या करना है, तूने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देखना ही है, सामने सामने अपने मेंबर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। वो जो तेरा लेटर रीड करने वाले हैं ना, उन लोगों को भी कंसीडर करके चलना है। सर व्हाइल सेंडिंग नेगेटिव रिप्लाईज ही शुड ड्राफ्ट दीज लेटर मोर केयरफुली। जब तू कोई नेगेटिव रिप्लाई दे रहा है, यानी जो मेंबर तेरे से चाह रहे हैं, तू उसका नेगेटिव रिप्लाई दे रहा है कि नहीं नहीं सर ये हमारे प्रोविजंस के अगेंस्ट है, या फिर जो तू उनको प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो तब भी तुझे ध्यान रखना है मेंबर शुड नॉट बी हर्ट। तुझे इन अ वे रिप्लाई करना है कि भैया सामने वाले का दिल ना टूट जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो तुझे ये चीज का भी ख्याल रखना है। सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील दैट द मैनेजमेंट हॉनेस्टली रिग्रेट्स रिफ्यूजल। आपने बोला कि सर मैनेजमेंट को खेद है, लेकिन आपको मैनेजमेंट ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। इस तरीके से कुछ अंग्रेजी में लिख देना। दैट्स व्हाट इट्स सेइंग कि भैया तूने रिप्लाई, अगर नेगेटिव रिप्लाई करने की तेरी नौबत आ भी गई ना, तो तुझे ऐसे नेगेटिव रिप्लाई करना है कि कल को तुझे क्या, सामने वाले को ऐसा गंदा ना लगे, बुरा ना लगे। ठीक है, तो तुझे जो रिफ्यूजल तू दे रहा है, उसमें तुझे दिखाना होगा कि यार हमें रिग्रेट है, हमें खेद है कि हम आपके इस जो आपने हमसे मांगा है, इसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। इसके बाद हमने देखा कि भैया इमेज ऑफ द कंपनी, द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट good image of the company in every situation. While drafting the letter, secretary has to try his best to remove their doubts, queries and difficulties in a polite and courteous manner। आपने बोला कि भैया कंपनी का ना, कंपनी का फेस है, तू कंपनी के बिहाफ में करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तू कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तूने ध्यान रखना है कि जब भी तू अपने मेंबर्स से बात करे, तो तुझे अपना ना, उनका अपना बेस्ट देना है कि उनके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स खत्म हो जाएं, उनकी जो क्वेरीज हैं उनकी क्वेरीज खत्म हो जाएं। भैया अगर कोई डिफिकल्टीज है उन्हें, तो वो डिफिकल्टीज खत्म हो जाएं। और तुझे ये भी ध्यान रखना है कि जब तू ये सब चीजें करे, तो तुझे पोलाइटली और कर्टियसली करना है, यानी तेरा मैनर जो है वो पोलाइट और कर्टियस होना चाहिए। आपने बोला सर वेल एंड गुड। इसके बाद हम देखते हैं हमारा करेस्पॉन्डेंस अंडर which circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with members। ठीक है सर, आ जाओ, सिखा दूंगा। हाँ सर, तो अब देखेंगे क्या है, circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with members। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे हमारे सेक्रेटरी को हमारे मेंबर्स से करस्पॉन्ड करना पड़ता है। चलो सर आ जाओ, देखते हैं।
दिख रहा हूं ना मैं? ऑडिबल, विजिबल? ओके, चलो सर, आपने बोला ये कुछ फॉलोइंग वेरियस ओकेजन्स हैं जहां पे हमारे सेक्रेटरी को लेटर्स लिखना पड़ता है हमारे मेंबर्स को, हमारे कंपनी के मेंबर्स को। आपने बोला सर अलॉटमेंट लेटर लिखना पड़ता है। सर अलॉटमेंट लेटर क्या होता है? सर जब भी कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है, किसको? हमारे मेंबर्स को। जब उनको शेयर्स हैंडओवर करती है तो हमारे सेक्रेटरी को उन्हें अलॉटमेंट लेटर लिखना पड़ता है। सर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जब भी हमने अलॉटमेंट कर दिया है तो हमें शेयर सर्टिफिकेट भी तो देना है सर। शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है किसे? हमारे मेंबर्स को। इन दैट केस हमारा सेक्रेटरी करस्पॉन्ड करेगा किससे? हमारे मेंबर्स से। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद आपने देखा कि एग्जीक्यूशन ऑफ राइट्स इशू। सर आपने बोला राइट्स इशू? जी हाँ, राइट्स इशू जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे रही है? शेयर्स दे रही है। तो उस टाइम हमारा सेक्रेटरी हमारे मेंबर्स से, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो भी तो मेंबर्स ही है ना, उन मेंबर्स से करस्पॉन्ड करेगा। ठीक है सर। डिविडेंड मैंडेट, अब डिविडेंड मैंडेट जो है ना वो हमारे आने वाले चैप्टर में 10th चैप्टर है जो डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात कर रहा है, उसमें हम हमारा ये डिविडेंड मैंडेट देखेंगे। अभी नहीं भी देखा तो चलता है, इट्स ओके। आपने बोला सर रिफ्यूजल टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर जब भी आपने देखा था कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में बोर्ड जो है आपके शेयर ट्रांसफर्स को क्या कर सकता है? रिफ्यूज कर सकता है। और ऊपर देखा था ना एक पॉइंट कि जब भी आप अपने मेंबर्स को कुछ नेगेटिव रिप्लाई देना चाह रहे हैं तब भी आपको केयरफुली पोलाइटली बोलना है। तो ये उनमें से एक सर्कमस्टांस है कि जहां पे हमें रिफ्यूज तो करना है, जहां पे हमें उन्हें नेगेटिव रिप्लाई तो देना है, लेकिन वहां पे भी हमारे सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कि भैया जब वो जवाब दे तो पोलाइटली और कर्टियसली दे। ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सर आपने बोला कि किसी मेंबर का शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है, खो गया है, या फिर फट गया है, या मिसिंग है, तो इस केस में भी हमारे मेंबर्स क्या करते हैं भैया? कंपनी से करस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पे हमारे मेंबर्स से जो करस्पॉन्ड करेगा वो बंदा कौन होगा? वो हमारा सेक्रेटरी होगा। सर लेटर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सर आपने बोला था कि ट्रांसमिशन जब होता है तो वो वॉलेंटरीली नहीं होता है। आपने बोला था या तो डेथ के केस में, या फिर कोई आपका मेंबर है जो इनसेन हो गया है, पागल हो गया है, उस केस में, या फिर आपने बोला था कि हमारा मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, इस केस में हम क्या करते हैं? सर हम हमारे उसके जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसमिट कर देते हैं। और ये ट्रांसमिट की प्रोसीजर वगैरह में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ करस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो उनके साथ करस्पॉन्ड कौन करता है? उनके साथ करस्पॉन्ड हमारा सेक्रेटरी करता है। आपने बोला ठीक है सर। रिग्रेट लेटर, भैया याद है हमने हमारे कुछ मेंबर्स को रिग्रेट लेटर्स भी भेजना होता है, क्योंकि मान लो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, जो हमने शेयर्स इशू किए थे वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, तो हमने जिन्हें अलॉटमेंट कर दिया शेयर्स का उन्हें तो हमने शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन जिन्हें हम अलॉटमेंट नहीं कर पाए उन्हें उनके एप्लीकेशन मनी के साथ एक रिग्रेट लेटर भी भेजते हैं कि सर हमें क्षमा करें, हम आपको अपने कंपनी के शेयर्स नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो इस टाइम पे ये जो लेटर भेजेगा, ये लेटर कौन भेजेगा? ये लेटर हमारा सेक्रेटरी भेजेगा। और किन्हें भेजेगा? उन्हें जिन्हें हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। आपने बोला ठीक है सर। इशू ऑफ बोनस शेयर, अब जब कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, किसको करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करती है। क्यों करती है? क्योंकि इस कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट है, इस कंपनी के पास सरप्लस कैश है, हमारी कंपनी कैश रिच कंपनी है। तो अब इस प्रॉफिट को कंपनी क्या कर रही है? कैपिटलाइज कर रही है। क्या कर रही है? कैपिटलाइज कर रही है, यानी इस प्रॉफिट को अपनी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है। तो इस केस में हमारा सेक्रेटरी हमारे
जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें हम बोनस शेयर देने वाले हैं उनको क्या करता है सर, करस्पॉन्ड करता है। ठीक है सर। लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें किसका पेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट का हिस्सा हम हमारे शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो उस टाइम हमें ये लेटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड देना है सर। लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड देना है, कौन देगा, सेक्रेटरी देगा। कैसे देगा, लेटर्स के थ्रू देगा सर। कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, सेक्रेटरी कर रहा है। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम हमारे सरकमस्टेंसेस देख रहे हैं जब एक सेक्रेटरी को मेंबर्स के साथ करस्पॉन्ड करना पड़ता है। सर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब आपको ट्रांसफर जब शेयर ट्रांसफर करने के लिए जब आप अप्रूवल देंगे तब भी आपका सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी आपसे करस्पॉन्ड करेगा। किससे, मेंबर्स से। आपने बोला नोटिस एंड एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग, जब भी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाएगा हमारा सेक्रेटरी तो उस मीटिंग का एजेंडा डिसाइड करेगा, उस मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा। उसके लिए वो क्या करेगा भैया, नोटिसेस भेजेगा। किसे भेजेगा, जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे उन्हें नोटिस भेजेगा। तो ये सारी चीजें कैसे करेगा सर, करस्पॉन्ड करके करेगा। उन्हें लेटर भेजेगा, उन्हें नोटिस भेजेगा, उन्हें पता चल जाएगा कि भैया हम जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं, आपने आना है और ये एजेंडा पे हम बात करने वाले हैं। आपने बोला ठीक है सर। रिप्लाई टू सर्टेन क्वेरीज रेज्ड बाय द मेंबर्स, मेंबर्स की कोई क्वेरीज रहती हैं, मेंबर्स के कोई डाउट्स हैं, मेंबर्स के कोई क्वेश्चंस हैं, तो इन सारी चीजों को कौन डील करेगा, इन सारी चीजों से कौन डील करेगा, इन सारी चीजों को हैंडल कौन करेगा, हमारा अपना सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। आपने बोला ठीक है सर। उसके अलावा कुछ और फ्यू सर्कमस्टेंसेस है जिसमें हमारे सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना पड़ता है, किसके साथ, मेंबर्स के साथ। लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सर आपने बोला कि यहां पे क्या करना है, हमारे शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए जो लेटर होता है वो कौन लिखता है सर, हमारा सेक्रेटरी लिखता है। लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। अब सर आपने बोला कि डिविडेंड वारंट क्या है, आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी एक बात बता दूं कि डिविडेंड वारंट क्या होता है। डिविडेंड वारंट इज एज गुड एज चेक। आपने क्या किया, एक डिविडेंड वारंट भेजा, किसे, अपने मेंबर्स को। ये डिविडेंड वारंट क्या है, ये डिविडेंड है चेक के फॉर्म में, मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो मेंबर है ये क्या करेगा, ये जो बैंक, जो कंपनी ने स्पेसिफाई कर रखा है कि भैया इस बैंक में जाके आपने ये मैंडेट, सॉरी ये वारंट क्या है, जमा करना है, तो आपका ये जो डिविडेंड है ये एनकैश हो जाएगा, यानी आपके बैंक में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब समझो, जब भी इससे रिलेटेड करस्पॉन्डेंस करना होगा तो सेक्रेटरी करेगा। सर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड के थ्रू आपने डिविडेंड क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू आपने अपने मेंबर्स को दिया है, तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, लेटर लिखना है। कौन लिख रहा है, हमारा सेक्रेटरी लिख रहा है। सर लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, सर बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं उसके लिए लेटर लिखेगा। सर रिप्लाई लेटर टू द क्वेरीज ऑफ मेंबर्स ऑन लो रेट डिविडेंड। अगर मेंबर्स को लगता है कि सर आपने डिविडेंड जो है वो कम दिया है, तो लेटर का रिप्लाई करेगा कौन, हमारा सेक्रेटरी। किसको, हमारे उन मेंबर्स को जिन्हें लगता है कि सर हमने लो रेट डिविडेंड दिया है, तो वो सामने वाले मेंबर्स को बताएगा कि सर क्यों हमने लो रेट डिविडेंड दिया है, क्या वजह हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस थे कि हमने ये डिसीजन लिया है। तो ये सारी चीजें करस्पॉन्ड कौन कर रहा है, सर हमारा ना सेक्रेटरी करस्पॉन्ड कर रहा है। किसके साथ करस्पॉन्डेंस हो रहा है सर, किसकी बात चल रही है यहाँ पे हम होल एंड सोल बात कर रहे हैं हमारे मेंबर्स ऑफ द कंपनी की। और जब भी हम यहाँ पे बोले ना कि हम हमारे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज इंप्लाइड कि मैं अपने शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं सर। आपने बोला ठीक है सर। आ जाओ नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है सर, स्पाइसमैन लेटर्स, यानी कुछ चंद ऐसा इलस्ट्रेशंस, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे लेटर्स जो हमें हमारी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ऑल्दो
हम लोगों ने ये करस्पॉन्डेंस वाले 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपने बचपन में पढ़े थे, तो हमें पता है कि ये जो लेटर्स हैं हम कैसे बनाते हैं। अब मान लीजिए इन लेटर्स का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है, आपको मैंने सारा फॉर्मेट ऑलरेडी बता के रखा है, लेकिन फिर भी हम एक एक जो लेटर है उसको आराम से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने नहीं वाले हैं, कुछ भी घाई नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, हर बात पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और किसी भी चीज को छोड़ने नहीं वाले हैं अपन। जो भी अगर जरूरत है या कुछ अगर ऐसा है जो आगे हम देखने वाले हैं तो उसको भी कंसीडर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे होता क्या है, ठीक है। चलो सर, हमारा पहला लेटर कौन सा है सर? लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। हमने पहला लेटर हमारा देखा, अ लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सर आपने बोला अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू शेयर्स issued by the company under the common seal, duly stamped and signed by at least 2 directors and consigned by the secretary of the company। सर ये क्या बोल रहा है? सर ये बोल रहा है कि आपने जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, किस चीज का? सर आपने ये शेयर सर्टिफिकेट को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बोला है, ये आपने क्यों इशू किया है? किसको? हमारे मेंबर्स को। इसीलिए क्योंकि ये एक टाइटल है। किस चीज का टाइटल है? कि सर आपने इस बंदे को अपने कंपनी के शेयर्स इशू किए हैं, ये बंदा कंपनी का ओनर है और इसमें आपके कंपनी का कॉमन सील है। और हमने देखा था कि कंपनी जब भी अपना कॉमन सील लगाती है उसके साथ आते हैं 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर प्लस एक सेक्रेटरी का सिग्नेचर। तो ये वही कह रहा है। देखो सर, अ शेयर सर्टिफिकेट इज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। ये क्या है? ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। क्या बताता है? सर ये आपका टाइटल बताता है, कंपनी ने आपको क्या शेयर्स इशू किए हैं, किसे? कॉमन सील के अंडर पे। भैया मैंने, कंपनी ने थप्पा लगा के दिया है आपको इस डॉक्यूमेंट पे, और साथ ही साथ आपके 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी ने साइन किया है इस पे। एवरी कंपनी मस्ट इशू और डिस्पैच अ शेयर सर्टिफिकेट टू द अलॉटी विद इन 2 months आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, आपने शेयर्स हैंडओवर कर दिए हैं मेंबर्स को, लेकिन उसके 2 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से आपके सारे अलॉटीज को आपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, वहां से आपको 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना है? शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। किसे? सारे मेंबर्स को, सारे अलॉटीज को। आपने बोला ठीक है सर। एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ अलॉटी द कंपनी सेंड्स द लेटर for issue of share certificate. The letter contains the information about issue of shares such as folio number, share certificate number, distinctive number of shares, number, total number of shares etc. ये सारी डिटेल्स हमारे शेयर सर्टिफिकेट में लिखी होंगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेबीज सर्कुलेशन, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड शेयर सर्टिफिकेट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। सर आपको सेबी ने बोला है कि सर आपने क्या करना है, आपने ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, इसे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। आपने बोला ठीक है सर। अब हमारी ये कंपनी है जिसका नाम है, क्या है? कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है? सर ये अरोरा टाउन, एमजी रोड, कैंप, ये पुणे में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। हमने यहाँ पे हमारा CIN नंबर लिख दिया। CIN नंबर क्या होता है सर? 21 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, रैंडम नंबर्स का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। CIN मतलब क्या? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर हर कंपनी का होता है, अलग अलग होता है, और ये कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सर ये देखा है हमने, ठीक है। अब ये हमने फॉर्मेट पहले देख चुका है। फिर हमने देखा था कि सर फोन नंबर लिखती है कंपनी, फैक्स लिखती है, रेफरेंस नंबर लिखती है। सर ये रेफरेंस नंबर क्या बताया था आपने? याद नहीं आ रहा? सर ये रेफरेंस नंबर जो आपका शेयर है ना, ये इसके लिए हर शेयर सर्टिफिकेट के लिए एक अलग रेफरेंस नंबर होता है,
ताकि कंपनी के पास कल को अगर कंपनी को ढूंढना हो तो अपना ये रेफरेंस नंबर डाला और उसको डिटेल पता चल गई कि भैया ये रेफरेंस नंबर इस शेयर सर्टिफिकेट का है और इस बंदे को इश्यू किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपने कंपनी की वेबसाइट लिखनी है, आपने ईमेल लिखना है, ये सेम फॉर्मेट, लेटर के फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं आए। और आई मस्ट टेल यू भाई, ये 3 चैप्टर्स में से ना एक क्वेश्चन जरूर आता है जो 10 मार्क कंटेन करता है। तो हमें ये वाला जो ये 3 चैप्टर्स हैं, इनको हमें आराम से यहां से हमारे 10 मार्क सिक्योर हो जाते हैं सर। तो यहां पे हमें छोड़ना नहीं है इसे प्रॉपर तरीके से पूरा देखना है, आराम से समझना है, टाइम लेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखो कि ये जो है ना, ये आपका स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। ये भले ही थोड़े से बोर जाते हैं, भले ही थोड़े से स्लो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्कोर करने का बहुत स्कोप होता है। आपने बोला ठीक है सर। इसके बाद आपने बोला कि सर ये सारे हमने फॉर्मेट देख लिए, वेबसाइट का, ईमेल का और डेट वगैरह लिख दिया आपने, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दिया, फैक्स नंबर लिख दिया, रेफरेंस नंबर लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखा था। किसको भेज रहे हैं हम? हमारे जयंत मोदी जी को क्या भेज रहे हैं? हमारा शेयर सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। सर सब्जेक्ट क्या है? इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। आपने बोला सब्जेक्ट क्या है? इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सर मेन बॉडी की बात आई, इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद मेन बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन। सर हमने बोला कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50 I am hereby authorized to issue a share certificate. The said certificate will be delivered to you within 15 days from the date of this letter by registered post. आपने बोला कि सर मैंने आपको अभी शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजा है, मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा उसके लिए इन्फॉर्म कर रहा हूं इस लेटर के थ्रू। आपने बोला ठीक है सर। फिर उसके बाद देखो 15 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर आ जाएगा टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस। सर आपने जो रजिस्टर्ड एड्रेस लिखवाया ना उस पे आपने शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना है, ठीक है। अब आपके डिटेल्स देख लो, जो भी शेयर सर्टिफिकेट हम आपको इशू कर रहे हैं उसकी हमने डिटेल्स लिख दी। भैया मैंने फोलियो नंबर लिख दिया, मैंने शेयर सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया। सी ये सब तुम लोग अपने मन से बना सकते हो, ठीक है, ये नंबर्स कुछ भी लिख सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, जो चाहे लिख दो। भाई डिस्टिंक्टिव नंबर लिख दिया। अब ये डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है? मैंने ना 100 शेयर्स होल्ड किए थे, तो ये देखो 301 से लेके 400 तक के जो 100 शेयर्स है ना ये मेरे हैं। इसमें तुमने कुछ भी लिखा, 1 से लेके 400 लिख दिया, 400 से लेके 800 लिख दिया, अगर या फिर 1000 से 1100 लिख दिया, या फिर 200 से 300, तुम्हारी मर्जी, जो लिखना है लिख सकते हो, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ये ध्यान रखो, फोलियो नंबर लिखना है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, डिस्टिंक्टिव नंबर लिखना है फ्रॉम टू, और फिर उसके बाद मेरे शेयर्स कितने हैं उस हिसाब से अपना डिस्टिंक्टिव नंबर डाल देना। भैया इट शैल ऑलवेज बी आवर एंडेवर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विस टू यू एट ऑल टाइम, थैंकिंग यू। सर ये क्या किया इसने? ये प्यार से कर्टियसली अपना लेटर समाप्त कर दिया, शांति से, एकदम प्यारी भाषा में कि भैया वी इट शैल ऑलवेज बी आवर एंडेवर टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज टू ऑल द टाइम, टू यू एट ऑल द टाइम। भैया हमारी जिम्मेदारी है आपको हमेशा सही तरीके से असिस्ट करने की, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको हमेशा सही तरीके से असिस्ट करें। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन आ गया, सर योर्स फेथफुली फॉर कंफर्ट मोटर्स लिमिटेड, साइन आ गया आनंद स्वामी कंपनी सेक्रेटरी। बस इससे ज्यादा और सिंपल क्या हो सकता है? मतलब मुझे ये बताओ, पूरे चैप्टर में सबसे फुद्दू चीज अगर कोई चीज देखने मिलती है ना तुम्हें, तो वो यही है। इससे ज्यादा और तुमको सिंपल क्या चाहिए जो तुमको 10 मार्क दे दे रहा है एग्जाम में? यार कुछ भी नहीं करना है,
फॉर्मेट याद रखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। अब जब हम लोग सारे कंसेप्ट से ऐसे वेल वर्स्ड हैं, सारे कंसेप्ट से एक्वेंटेड हैं कि हमें पता है कि शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने की क्या प्रोसीजर होती है। सर आपने बोला कि कौन करता है, सेक्रेटरी करता है, ये सारे काम कौन देखता है, सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपने बोला कि यही सारी चीजों को हमारे करस्पॉन्डेंस लेटर में छाप देना है, अपनी लैंग्वेज में भी लिखा तो चलता है। कुछ भी आपको बुकिश लैंग्वेज याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट याद कर लो, अपने मन से फॉर्मेट बना दो। सारे लेटर्स में अगर तुमको 10 लेटर्स आए ना, 10 लेटर में भी एक जैसा अगर तुमने एड्रेस लिखा ना, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चा। ठीक है, तो एक एड्रेस याद कर लो, एक एड्रेस का पूरा फॉर्मेट याद कर लो। अपना ईमेल, अपना वेबसाइट, अपना मोबाइल नंबर, अपना फैक्स नंबर, अपना फोन नंबर, अपने जो दूसरी दीगर डिटेल्स हैं सब याद कर लो। एक फॉर्मेट याद कर लो और सारे लेटर्स में वही छाप के आ जाना। आई अश्योर यू, एक मार्क नहीं कटेगा उस चीज के लिए तुम्हारा। कर सकते हो सर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सी, डिविडेंड के बारे में हम आने वाले चैप्टर में बात करने वाले हैं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि डिविडेंड क्या होता है। अब इतने बच्चे इतने फुद्दू तो नहीं है ना सर, हमको पता है डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो प्रॉफिट बांटती है अपने शेयर होल्डर में, उसको कंपनी डिविडेंड बोलती है, लेमैन्स लैंग्वेज में, बेसिक। ठीक है सर। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है इस मामले में? सर, डिविडेंड इज द portion of the profits of the company which is distributed to the shareholders of the company. Company can declare final dividend and interim dividend. अब ये interim dividend क्या होता है? interim dividend आगे आने वाला है। फाइनल डिविडेंड मतलब साल के आखिरी में जो आपको डिविडेंड मिल रहा है उसको आपने फाइनल डिविडेंड बोला, साल के बीच में जो आपको डिविडेंड मिल रहा है उसको आपने इंटरिम डिविडेंड बोला। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। ठीक है सर। डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट क्या होता है? ऊपर बताया था, डिविडेंड वारंट इज एज गुड एज चेक, जिसको आप एनकैश करवा सकते हैं स्पेसिफाइड बैंक में, जो भी आपने आपके कंपनी ने स्पेसिफाई कर रखा है, और इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी आपने ईसीएस एनईएफटी कर दिया, इसके थ्रू आपने क्या पैसा दे दिया, किसे? अपने शेयर होल्डर्स को। क्या दिया है? डिविडेंड दिया है सर, टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हु इज एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड। भैया आपने बोला कि आपके कंपनीज के बुक्स में जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसने जो आपको ये डिविडेंड देना है, ये यहाँ पे उसकी बात हो रही है। ठीक है सर। डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। आपने बोला कि सर एनुअल जनरल मीटिंग में ही जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर होता है, अप्रूव होता है। कौन करता है सर? शेयर होल्डर्स ही करते हैं। आपने बोला हाँ पता है। ठीक है। ऑन सच अ रेट एज मे बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड। सर आपको बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि सर इतने इतने रेट में डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ठीक है, सारे शेयर होल्डर्स राजी हो गए, आपने कर दिया डिविडेंड। भैया इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द मिडिल ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सी, टोल्ड यू, साल के बीच में जो डिविडेंड दे रहे हैं उसको आपने इंटरिम डिविडेंड बोला। बेसिक। सर डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। सर डिविडेंड इज टू बी पेड, आपने बोला जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, यानी आपने बोल दिया कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपने डिविडेंड दे देना। ठीक है। According to the instruction given by board, the secretary sends letter to concerned shareholders for the payment of dividend. The letter contains details, information about payment of dividend, such as number of equity share held, dividend warrant, gross dividend, TDS if any, भैया net amount of dividend, distinctive number if any, etc. ये सारी चीजें आपने अपने कहां पे? सर्टिफिकेट में, आपने लेटर में मेंशन करनी है। सर देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है? अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी कंपनी मेकिंग अ पेमेंट हैज टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इफ
पेमेंट इज अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, यानी अगर आपने कोई पेमेंट किया है और उस पेमेंट का जो लिमिट है वो आपके थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, यानी आपकी जो आपको सर्टेन लिमिट स्पेसिफाई करी है उससे ज्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपने टीडीएस देना होता है। सर क्या करना होता है, टीडीएस देना होता है। टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नन ऑफ आवर कंसर्न, बहुत ज्यादा इसके बारे में हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आपने बोला ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द कंपनी पेज डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट देख लिया क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली कर सकती है, ईसीएस के थ्रू। ईसीएस क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, और एनईएफटी के थ्रू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स। ये क्या होता है, हमने हमारे बचपन में देखा था सर, एनईएफटी के थ्रू 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा आपके बैंक में आ जाता है, और हमने देखा था ईसीएस में आपको 3 से 4 दिन लगते हैं आपके अकाउंट में पैसा आने में। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको डिविडेंड दे देती है। अब समझो, ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट, जब आपकी कंपनी डिविडेंड वारंट के थ्रू पैसा आपको डिविडेंड दे रही है तब कैसा लेटर लिखना है आपने, ठीक है। आपने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिख दिया, सीआईएन नंबर लिख दिया, सर फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर एज गुड एज सेम सेम सेम, ठीक है सर। वेबसाइट लिख दी, ईमेल लिख दिया, डेट लिख दी। अब इसके अलावा नीचे क्या आएगा सर, बिना देखे मुझे बताओ। यहां पे मैंने उस बंदे का एड्रेस लिखना है जिसको मैं भेज रहा हूं। आपने बोला ठीक है सर, ज्योति सूर्ति को भेज रहा हूं, उसका लिख दिया। अब सब्जेक्ट लिख दूंगा, सब्जेक्ट तो मुझे ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एम आई दैट डम कि मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं। सर मुझे दिया हुआ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर, मैं डिविडेंड दे रहा हूं अपने इक्विटी शेयर्स पे। तो अब देखो हमारा लेटर क्या कह रहा है, डियर मैम, Dear ma'am, I am instructed by the board of directors to convey to you that in 31st annual general meeting held on 20th April 2019, भैया ये डेट्स अपनी मर्जी से लिख सकते हो, डेट्स जब चाहो तब की डेट लिख दो, लिख दो, जो मन कर रहा है लिख दो, ठीक है भैया। ये जो मीटिंग आपने 20 अप्रैल को रखी थी उसमें फाइनल डिविडेंड जो था 2.5 पर इक्विटी शेयर हमने सोचा था। भैया आपका जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपए का है, उसमें हम लोग ₹2.5 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड देने वाले हैं। डिविडेंड अप्रूव किया है मेंबर्स ने, कब किया है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इस तारीख के लिए या इस साल के लिए हमारे मेंबर्स ने क्या किया है सर, अपना डिविडेंड डिसाइड किया है कितना, 2.5 रुपीस का। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये सेक्शन याद रख लेना कि सर जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो it falls under the section 123 of the Companies Act। 123 123 123 किसकी बात हो रही है 123 में, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की, याद रहेगा। आपने बोला ठीक है सर। इसके बाद अपने डिविडेंड की जो डिटेल्स हैं आपने वो दे दी सर, कितना डिविडेंड पेएबल होने वाला है। सर ये वाला जो हमारा बंदा है ना, इसने 100 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, इसके 300 से लेके 400 का इसका डिस्टिंक्टिव नंबर है। सर आपने डिविडेंड वारंट का नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर लिखा चलेगा सर, नंबर एक बार देख लो, यही लिखा हर बार ना तो भी चलेगा। ये आपके वारंट का, जैसे हमारे चेक में चेक नंबर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे वारंट में वारंट का नंबर होता है। भैया ग्रॉस डिविडेंड कितना दे रहे हैं हम, 250 रुपए, 2.5 पर शेयर में दे रहे थे, तो इसके पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, हमने टोटल करा 250 रुपए इसको डिविडेंड देना है। भैया इनकम टैक्स जो है वो नहीं डिडक्ट हो रहा है टीडीएस से, नेट डिविडेंड इसको आ रहा है 25 सॉरी
250 रुपीज। आपने बोला सर द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हेयर विथ, प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलोंग द परफोर्टेड लाइन। सर ये क्या कह रहा है सर, इसने ना एनक्लोजर दिया है, याद है एनक्लोजर देते हैं जब भी हम हमारे लेटर के साथ कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो उसको हम एनक्लोजर बोलते हैं। और ये क्या कह रहा है, ये परफोर्टेड लाइंस जो कह रहा है ना ये, अरे यार ये तुमने देखे हो वैसे ऐसा 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 वो रहता है, ये अटैच करते हैं पेपर में, ऐसी 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 लाइन बनी होती है डॉट डॉट डॉट, इसको यहाँ से यहाँ पे लिखा रहता है टेयर फ्रॉम हेयर, है ना, टेयर फ्रॉम हेयर। तुम्हारे शैम्पू वगैरह में भी नहीं आती क्या वो डॉट 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 बनी हुई रहती हैं, वो ये उनको कहते हैं हम परफोर्टेड लाइन। तो ये क्या कह रहा है कि भैया अपना डिविडेंड वारंट निकाल लेना यहाँ से, ये यहाँ पे हमने एनक्लोज करके रखा है डिविडेंड वारंट को। यहाँ पे हमने अपना सैल्यूटेशन लिख दिया, योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम लिख दिया, हमारे सेक्रेटरी की साइन आ गई, सेक्रेटरी ने साइन कर दिया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। सर आपने अपना डिविडेंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजा है, सर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, सर पेमेंट थ्रू ECS और NEFT, पेमेंट थ्रू ECS और NEFT, इंटरिम डिविडेंड पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। इंटरिम डिविडेंड दिया है यानी साल के बीच में डिविडेंड दिया है सर, साल के बीच में डिविडेंड दिया। याद है एक बार मैंने तुम लोगों को वेदांता के बारे में बताया था, वेदांता ऐसी कंपनी है जो साल में 4 बार डिविडेंड देती है सर, तो साल में 4 बार डिविडेंड दे रही है मतलब इंटरिम डिविडेंड देती होगी, साल में बीच बीच में डिविडेंड देती होगी, तो उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं कि यार साल में बीच बीच में आपको डिविडेंड दे रही है आपकी कंपनी। आपने बोला ठीक है सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अपना हमारा ऑफिस का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिख दिया, कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक है, CIN नंबर लिख दिया, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल, डेट, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है सर, इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड, ठीक है। डियर सर, वी आर प्लीज्ड to inform you that the board of directors of Guru Sai Auto Limited in its meeting held on Thursday 28th May 2019 has declared interim dividend। ये क्या कह रहा है सर, हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपका मीटिंग जो हुई थी उसमें हमने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कितना डिक्लेयर किया है सर, 1 रुपए डिक्लेयर किया, यानी 10% पर इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू कितने की थी, 10 रुपए की थी, तो 10% हमने एक जो इंटरिम डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू ईदर इन पर्सन और थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब आपने खुद इनको इंफॉर्मेशन दी थी एज ए मेंबर कंपनी को, या फिर आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है आगे 9th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इट इज ब्रोकर बेसिकली, ठीक है सर। वी हैव रेमिटेड द अमाउंट ऑफ अफोरसेड इंटरिम डिविडेंड टू योर बैंकर फॉर क्रेडिटिंग। हमने हमारा ये जो अमाउंट है आपके बैंकर को दे दिया है और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, ठीक है। डिविडेंड विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। सर हमने बोला कि ये लेटर आपको डिविडेंड बताने के लिए कि हम इतना डिविडेंड आपको दे रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, और ये जो डिविडेंड हम दे रहे हैं ना आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली पेबल है, यानी हम आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही देने वाले हैं। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपने बोला हमारी कंपनी ने ना सर सारे प्रोविजंस को कंप्लाई किया है रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कौन सा सेक्शन, 1, 2, 3, 123, ठीक है सर। डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर गिवन बिलो। सर ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको डिविडेंड से रिलेटेड यहां पर दी गई हैं। सर आपके जो है ना शेयर्स, आपने 500 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उस हिसाब से 1 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से, इंटरिम डिविडेंड के हिसाब से आपको 500 रुपए मिलने वाले हैं। ये रहा आपका DP ID एंड क्लाइंट ID, ये आपने
DPID और क्लाइंट आईडी बोले तो जो आपका बेसिकली एक आईडी दी जाती है आपको, जिसको DPID और क्लाइंट आईडी बोलते हैं। आपके सिलेबस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, तो बस इसको याद रखना, DPID और क्लाइंट आईडी, और आपका डेट ऑफ रेमिटेंस, यानी किस डेट में आपको ये पहुंच जाएगा सर। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर लिख दिया, आपके बैंक का नाम लिख दिया। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आपने क्या करना है, आपको उसको इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि सर आप प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा, इस डेट में आपके पास आपका डिविडेंड पहुंच जाएगा। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। भैया टीडीएस नहीं कट रहा आपके उसमें in respect of dividend payment, but dividend distribution tax has been paid by the company. Dividend distribution tax होता है जो कंपनी पे करती है, वो कंपनी ने आपका दे दिया है। तो थैंकिंग यू भैया, सैल्यूटेशन, उसके बाद मेरा साइन। अब मुझे बताओ इसमें कहां दिक्कत जा रही है? सब तो समझ में आ रहा है, कहीं अटक रहे हो क्या? आपने बोला नहीं सर, हो जाएगा, बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सर? आपने बोला लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। सर बोनस शेयर के लिए आप क्या कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं कि आप अपने मेंबर्स को बता रहे हैं कि हम बोनस शेयर करने वाले हैं। बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर्स गिवन बाय कंपनी एज गिफ्ट out of its accumulated profits or reserves to existing equity shareholders। बोनस शेयर्स क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत घनिष्ठ डिस्कशन किया है इसमें हमने। इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। भैया जो प्रपोर्शन में आपने क्या किया है, जिस प्रपोर्शन में आपने शेयर्स होल्ड किए हैं उस प्रपोर्शन में हम आपको बोनस शेयर देने वाले हैं। मान लो 1:1 में हम आपको बोनस देने वाले हैं। सर हमने अगर 200 शेयर होल्ड किए ना तो आपको 200 बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तो देख चुके हैं सर। ठीक है, इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इन्फॉर्म्ड बाय सेंडिंग द लेटर्स। ठीक है, अब दिस लेटर कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। सर टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड, डीपीआईडी नंबर, सर आपने बोला क्लाइंट आईडी नंबर, डेट ऑफ क्रेडिट। सर डीपीआईडी क्या होता है? डीपीआईडी नंबर इज बेसिकली योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी आपका जो ब्रोकर है उस ब्रोकर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और उस ब्रोकर के पास आपका कोई क्लाइंट आईडी होगा ना सर, तो वो क्लाइंट आईडी आपका यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है सर, डेट ऑफ क्रेडिट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लेटर में दी हुई है। द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड आर credited to shareholders demat account or share certificate is issued if shares are in physical form। सर आपको फिजिकल फॉर्म में अगर हैं आपके सर्टिफिकेट्स तो आपको फिजिकल फॉर्म में दे दिए जाएंगे। ओके, फिजिकल फॉर्म में दे दिए जाएंगे, और अगर आपका डीमैट फॉर्म में तो आपके डीमैट अकाउंट में आपको शेयर्स मिल जाएंगे। आपने बोला ठीक है सर। नाउ रिकॉर्ड डेट क्या होती है सर? रिकॉर्ड डेट वो होती है, इट इज अ डेट फिक्स्ड बाय द कंपनी टू डिसाइड द शेयर होल्डर्स हु आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग बोनस शेयर्स। यानी अब मान लो मेरी कंपनी ने ना एक डेट अनाउंस कर दी कि भाई इस डेट तक जो मेरे शेयर होल्डर्स थे, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप डीमैट अकाउंट में जब आप शेयर्स रखते हैं ना तो आपके लिए खरीदना बेचना बहुत इजी होता है। तो मान लो कंपनी ने ना एक डेट आपको दे दी है कि इस डेट तक जो मेरे शेयर होल्डर्स थे या फिर इस डेट में जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं मैं उन्हें ही बोनस देने वाली हूं। आपने बोला ठीक है सर। द कंपनी कंसीडर्स द नेम ऑफ दोज शेयर होल्डर्स whose name appear in its records as shareholders as on the record date। आपने बोला सर ठीक है, it is the cut off date for determining the number of registered members who are eligible for
कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स। आपने बोला ठीक है सर, ये वो डेट है, इसको हम कट ऑफ डेट बोलते हैं कि हमको पता चल जाता है कि भैया हमारा इस डेट तक शेयर होल्डर कौन था, तो हमने उस ही को क्या देना है भाई, बोनस शेयर देना है, या फिर कोई भी और कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं, डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो आपको एक रिकॉर्ड डेट देती है कि इस रिकॉर्ड डेट तक आप अगर मेरे मेंबर रहे हैं तो आपने मैं ये बोनस शेयर्स दूंगी। अब देखो क्या कह रहा है ये, अरे आजा 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 आजा। तो सर यशराज इंडस्ट्री लिमिटेड, अरे यशराज इंडस्ट्री लिमिटेड, हमने अपने फॉर्मेट्स को गोद दिया है पूरा, मतलब इतना ज्यादा याद हो गया हमको ये कि हमको ये देखना भी नहीं है। अब गलत कह रहा हूं सर? CIN नंबर डाल दिया भैया, जिसको भेजना है उसका एड्रेस डाल दिया, इश्यू ऑफ बोनस शेयर सब्जेक्ट में लिख दिया भैया बोनस शेयर है। अब देखो डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सी, ये हर बार हमारा सेक्रेटरी इस चीज को लिख रहा है, ये हमेशा बता रहा है कि भैया मुझे जो अथॉरिटी दी गई है ना, ये शेयर होल्डर्स के द्वारा दी गई है। शेयर होल्डर्स ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि मैं आपके सामने आऊं और आपसे करस्पॉन्ड करूं। भैया I am directed by the board of directors to inform you that in accordance with the resolution passed in extraordinary general meeting। सर आपने बोला कि ये कितने बड़े बड़े इस्तेमाल कर रहा है वर्ड्स, कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बस समझ लो ये क्या कहना चाह रहा है। सर मैं सेक्रेटरी हूं, मुझे बोर्ड ने ऑथराइज किया है आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि भैया जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ था हमारी पिछली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, उसमें हमने डिसाइड किया था, ये जो हेल्ड कब कब हुई थी हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, डेट लिख दिया, उसमें हमने डिसाइड किया था वी हैव यूनानिमस अप्रूवल दैट रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इशू बोनस शेयर्स। भैया यूनानिमसली यानी हमने 100% मेंबर्स ने ये डिसाइड किया था मिलकर कि सर हमें क्या करना है, बोनस शेयर इशू करने हैं। बोनस शेयर आर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपने एक बोनस शेयर मिलने वाला है। अब समझो 1 एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड एज ऑन रिकॉर्ड डेट, मतलब 30 अक्टूबर तक जिसने भी शेयर होल्ड कर रखा था, जिसके पास एक शेयर था, उसको हम एक शेयर और दे रहे हैं। आपने बोला सर ठीक है। उसके बाद हमारे बोनस शेयर की आपने डिटेल्स रख दी कि सर आप जो थे नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहे थे 25 रिकॉर्ड डेट के टाइम, तो आपको नंबर ऑफ 25 शेयर्स आपको हम अलॉट कर रहे हैं बोनस शेयर्स, ठीक है। आपने ये डीपीआई आईडी लिख दी, सर आपने क्लाइंट आईडी लिख दी, भैया क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट नंबर, सर आपने कौन सी डेट लिख दी, जो आपके डीमैट अकाउंट में जिस डेट में आप ट्रांसफर करने वाले हैं। आपने बोला ठीक है सर। द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। द बोनस शेयर इश्यू विल रैंक पारी पासु। पारी पासु यानी क्या भैया, ऑन इक्वल फुटिंग। याद है हमारे इन इक्विटी को, हमारे बोनस इक्विटी को अलग नहीं ट्रीट किया जाएगा, ये पारी पासु हैं, यानी ये इक्वल फुटिंग में है। यानी ये जो पुरानी इक्विटी थी जो आपके पास थी ऑलरेडी, इस इक्विटी को हम वैसे ही कंसीडर करेंगे जैसे हम इन बोनस को कर रहे हैं, या फिर हम इन बोनस को वैसे ही कंसीडर करेंगे जैसे हम इन इक्विटी को कर रहे हैं। पारी पासु राइट्स है, ठीक है सर। with the existing equity shares, thanking you, salutations, your faithfully for यश इंडस्ट्री लिमिटेड। और फिर हमारे कंपनी सेक्रेटरी का साइन आ गया है। सर मुझे बताओ मैं क्या इसमें और क्या ही आपको दे दूं, मतलब आपके हाथ में ना ऐसे 10 मार्क्स पिरो के दे रहे हैं ये लोग यार, सच में। जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने बोला हाँ सर सही तो कह रहे हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। सर आपने बोला रिप्लाई लेटर,
क्या है ये सर? रिप्लाई लेटर टू द क्वेरीज ऑफ मेंबर ऑन लो रेट डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी। ऊपर देखा था, ठीक है। दिस लेटर इज सेंड टू द मेंबर हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। भैया उस मेंबर को ये लेटर लिख के दे रहे हैं हम लोग जो मेंबर हमारा बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है कि यार कंपनी ने बहुत कम डिविडेंड दिया है, उसको लग रहा है कि कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो बहुत कम दिया है। आपने बोला ठीक है सर। आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द कंसर्न मेंबर अबाउट लो रेट डिविडेंड्स, द कंपनी सेक्रेटरी सेंड्स द रिप्लाई लेटर टू द मेंबर। अब कंपनी सेक्रेटरी उस मेंबर को जो सेटिस्फाइड नहीं है उसको रिप्लाई लेटर लिख रहा है। सर कैसे लिख रहा है? द रिप्लाई लेटर कंटेन्स और स्पेसिफाइज द रीजन फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड। सर आपने उसको रीजन बताना है कि भैया हमने लो रेट डिविडेंड क्यों दिया है। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। सर देखो, श्री सीमेंट इंडस्ट्री लिमिटेड, हमने हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस लिख दिया, हमारा कॉर्पोरेट नंबर लिख दिया, भैया फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल, डेट सब लिख दिया। अब हमारे जिसको हम भेज रहे हैं, जो हमारा दुखियारा मेंबर है बेचारा, उसको हम जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिख दिया, भैया रिजॉल्विंग क्वेरीज ऑन लो रेट डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। अब क्यों क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या यार हमने हमारे जो डिविडेंड है वो लो रेट थे। सर देखो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट as per your letter dated 15th April 2019, I am hereby authorized to resolve your queries regarding the low rate dividend paid by the company। भैया मैं वो बंदा हूं जिसको ऑथोराइज किया गया है, जो आपकी क्वेरीज, जो आपको लो रेट डिविडेंड पे शिकायत है, उन क्वेरीज को हैंडल करने के लिए मुझे ऑथोराइज किया गया है सर बाय कंपनी टू देयर फेथफुल मेंबर्स। भैया आप जो फेथफुल मेंबर्स हैं आपको मैं असिस्ट करूंगा, प्लीज सर बताइए क्या हो गया। द रीजन फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड आर मेंशन्ड बिलो। कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमने इस बार लो रेट डिविडेंड दिया है। सर क्या क्या रीजंस थे? दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ड्यू टू फ्लड्स, कंपनीज फैक्ट्री सिचुएटेड एट माहिम ईस्ट was not in a condition to operate in a full fledged manner। आपने बोला कि सर उस टाइम ना पिछले साल फ्लड आ गया था, उस वजह से हमारी ये वाली जो रीजन की कंपनी है ना, ये सही फुल फ्लैश तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो वहां पे प्रॉफिट कम हुआ है। दैट ड्यू टू सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कंपनी फेस्ड ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। आपने बोला ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस मिले कंपनी को, कुछ नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। सर दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टांसेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर रुपीज 12.5 करोड़ टू जनरल रिजर्व, which is 50% more than the amount transferred to reserve last year। सर आपने ये एक रीजन बता दिया कि सर हमारे डायरेक्टर्स ने 12-12.5 करोड़ रुपए अपने जनरल रिजर्व में डालने का सोचा, जो हमारे पुराने जो हमने प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर में जो रिजर्व रखा था ना, उसका आधा है, ठीक है, 50% है। होप यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द अबव इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। वी अश्योर यू दैट कंपनी विल easily come over from such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in the coming years। सर आपने बोला कि सर मुझे क्षमा कीजिए, मेरी इंफॉर्मेशन से अगर आपका कोई भला हुआ हो तो मैं बहुत आभारी हूं आपका। आपने बोला सर वी विल अश्योर द कंपनी कि आगे जाके आपको जो डिविडेंड मिला है वो ज्यादा मिले। आपने बोला ठीक है सर, थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली, आपकी कंपनी का नाम, आपके सेक्रेटरी का साइन। सर ये अपन ने हमारा चैप्टर यहां पे खत्म कर दिया। अब बताओ मुझे सर, आपने बोला जॉइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, ये समरी है, एक बार ऐसा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है।
joint stock company requires huge capital to run its business. The capital is contributed by the shareholders by purchasing shares of the company. Members are the owners of the company. ये members की बढ़ाई कर रहा है, बता रहा है कि भैया कंपनी को पैसा लगता रहता है, कंपनी को ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है. तो ये जो ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये किन से पूरी होती है? ये हमारे शेयर होल्डर से पूरी होती है, और जो शेयर होल्डर्स हैं वहाँ हमारे ओनर्स हैं कंपनी के. आपने बोला ठीक है सर. रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डेली मैनेजमेंट जो होता है, डेली इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है वो कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं. इंपॉर्टेंट डिसीजंस नीड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग. भाई जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस, क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, ऑल्दो कंपनी किसकी है भैया? शेयर होल्डर्स की ही है. तो अब भैया परमिशन कौन देगा बिजनेस को सही से ऑपरेट करने की, रन करने की? तो हमारे शेयर होल्डर्स देंगे. कहाँ देते हैं? जनरल मीटिंग में देते हैं. आपने बोला सर वेरियस पॉइंट्स लाइक प्रोवाइडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ लूसिड लैंग्वेज, prompt response, maintain secrecy, etc. to be considered by the secretary in correspondence with the members. आपने बोला the secretary has to correspond with members on various important occasions. हमने ऊपर देखे कौन कौन से स्पेशल या इंपॉर्टेंट ओकेजन्स हो सकते हैं जहां पर हमारे सेक्रेटरी को क्या करना पड़े? हमारे सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना पड़े. किसके साथ? हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे मेंबर्स के साथ. आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स. बताओ सर इतने फ्री के मार्क्स कहीं और मिलेंगे क्या? आपने बोला नहीं नहीं नहीं, कैसे मिल जाएंगे? सही कह रहे हो आप, नहीं मिलेंगे सर, बिल्कुल नहीं मिलेंगे. तो ध्यान रखो ये वाले चैप्टर्स में हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से देखना है. एक फॉर्मेट याद कर लो, अपने बेसिक्स, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, तो कल को लेटर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग आराम से, केक वॉक है फिर वो तुम्हारे लिए, प्यार से कर लोगे. ठीक है, चलो बाबा, ठीक है. देन मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन पीस आउट एंड लव यू ऑल. बाय बाय.